3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पापुआ न्यू गिनी। वहां के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से किया स्वागत और किया प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में कहा, भारत हिंद प्रशांत द्वीप के राष्ट्रों के साथ मजबूती से खड़ा है। नागालैंड के कैबिनेट मंत्री तेमचेन इमना अलोंग ने कहा, बदला है उत्तर प्रदेश, यहां के लोग नागालैंड जाकर वहां की प्रकृति और संस्कृति का उठा सकते हैं लुत्फ। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा, तय समय से भगवान श्री राम लल्ला का मंदिर हो जाएगा तैयार, मकर संक्रांति के अवसर पर की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के सफल दौरे के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत शानदार ढंग से हुआ। पोर्ट मोर्सबी के हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की अगवानी करने पहुंचे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले से लगा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के अभिनंदन के लिए कलाकारों ने भी अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। पीएम मोदी ने इस परंपरागत नृत्य का आनंद लिया और कलाकारों को सराहा। बाद में होटल पहुंचने पर भी प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। पीएम मोदी ने उन सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। पीएम मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। इतना खुशी महसूस हो रहा है कि उन्होंने हमको ब्लेसिंग दिया है इस कंट्री में आके। मोदी जी ने बहुत कुछ चेंज कर दिया, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। जो लोग बाहर रहते हैं वो देखते हैं कितना रिस्पेक्ट हम लोग को मिलता है एज एन इंडियन। मेरी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी हुई, मैंने उनके चरण स्पर्श किए और ये तो मेरी ड्रीम्स है जो बिल्कुल बिल्कुल एकदम मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है मोदी जी को मैंने इतने पास से देखा है। देख पाए पीएम को? हाँ। देख पाए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोनों देशों के लिए साथ में आने का और बहुत कुछ नया करने के लिए। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा है। भारत ने अप्रैल 1996 में पोर्ट मोर्सबी में अपना उच्चायोग खोला था। इससे पहले सुआ या कुआलालंपुर के जरिए पापुआ न्यू गिनी से राजनयिक संबंध कायम थे। पापुआ न्यू गिनी ने अक्टूबर 2006 में नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की थी। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश निकटता से काम कर। तो वहीं पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत प्रशांत द्वीप के राष्ट्रों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारा सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम का है। भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर की तरह देख सकते हैं। भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाइयां, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है।
भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत ने 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह अनाज आपके देश में भी लोगों को पौष्टिक आहार दे सकते हैं। आपके देश की प्रगति से भारत को प्रसन्नता होगी। वर्ष 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत ने इस सुपर फूड को श्री अन्न का दर्जा दिया है। मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। भारत आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान करता है। आपका डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व महसूस करता है। मानवीय सहायता हो या फिर आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। वहीं जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कथा में प्रवचन करते हुए कहा कि सनातन धर्म की बेटियों को लव जिहाद से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार जनता के साथ खड़ी है। जनता की संपत्तियों पर कब्जा करने और अपराध से पैसा अर्जित करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने कहा 2000 की नोट को लेकर जो विपक्ष कह रहा है वह सच नहीं है। 2000 की नोट अभी प्रचलन में है और समय सीमा के अंदर कोई भी इसे बदल सकता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस के ऊपर है कि वह राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ काम करती है या राष्ट्र भक्तों के खिलाफ काम करती है। मुझे लग रहा है कि लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। समय दिया हुआ है, उसको बाजार में अभी कोई खत्म नहीं किया गया है और अगस्त तक लगातार चलना है। अब सरकार का एक अपना बैंक का रूल है, वो अपना बदलना क्या करना वो बैंक का रूल है, वो गायब नहीं किया गया। अभी लोगों को हताश नहीं किया गया कि लाइन में खड़ा होना। ये विपक्ष एक तरह के मुद्दा बना करके उसको भ्रमित करने की। वहीं नागालैंड के कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तेमचेन इमना अलोंग ने अपने उत्तर प्रदेश के दौरे में डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और नागालैंड के बीच पर्यटन को लेकर बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी की भूमि पर पहली बार आया हूं। उत्तर प्रदेश में माहौल बदला है, यहाँ शांति आई है, गुंडागर्दी समाप्त हुई है, विकास तेज रफ्तार से हो रहा है। नागालैंड के लोग उत्तर प्रदेश में आकर अवध की संस्कृति को जान सकते हैं और यहाँ के भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के लोग नागालैंड जाकर संस्कृति, रीति रिवाज और घाटियों का आनंद ले सकते हैं। यूपी की तरह नागालैंड भी विकास की गति के साथ आगे बढ़ रहा है। कई प्रदेशों के लोग वहां नागा संस्कृति के साथ व्यवसाय भी कर रहे हैं। यही एक भारत और श्रेष्ठ भारत है जिसकी कल्पना नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नागालैंड और उत्तर प्रदेश के बीच में कोई दूरियां नहीं है। एक बहुत छोटा सा राज्य है नागालैंड, फिर भी एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो मोदी जी की अगुवाई में आज इस देश को लेके विकास की दौर में के चल रहे हैं, वहाँ हम जैसे नागा और छोटे राज्य के लोग भी यूपी में आके अपने देश की विशालता को हम देखने का और महसूस करने का मौका मिलते हैं। सौभाग्य भी महसूस करता हूँ और आने वाले समय उत्तर प्रदेश के लोगों को भी हमारे नागालैंड राज्य में आप सबों को निमंत्रण करता हूँ। आइए, देखिए हमारी संस्कृति, हमारी कला और हमारे लोगों की सोच विचारों को देखिए, हमारे गाँवों की सुंदरता को देखिए, वादियों को महसूस करिए और वहाँ की व्यंजनों को और रीति रिवाजों को पूरा आनंद महसूस करिए।
उन्होंने सहकारिता भवन के चौधरी चरण सिंह सभागार में यूथ इन एक्शन संस्था के सेमिनार में शिरकत की, जहां सेमिनार का विषय अनेकता में एकता था। इस दौरान डॉक्टर भूपेंद्र सिंह की पुस्तक द कॉमन सेंस का विमोचन भी किया गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी से बात हुई तो मुझे लगा उत्तर प्रदेश जाना चाहिए। लखनऊ के संस्कारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ लोग बड़े प्यार से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे को स्वीकार करने का भाव रखना चाहिए, यही भारत की एकता का परिचायक होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत इन्हीं विचारों से बनेगा। इस दौरान रुद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यूथ इन एक्शन समाज, शिक्षा और राजनीति पर काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट और उत्तर प्रदेश के रिश्तों के प्रगाढ़ करने के लिए किया गया है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि जाऊं या नहीं, मगर जब कार्यक्रम लखनऊ में होगा मालूम पड़ा और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी के साथ जब बात हुआ तो मैंने सोचा कि जाना ही चाहिए। अभी जैसे आप लोग सोचते थे पहले, हम भी सोचने लगे कि वहां का खान पान कैसा होता हो, हमारे जैसे मोटा मोटा आदमी होगा या नहीं होगा, और वहां जाएंगे तो कैसे होंगे वो लोग। भैया थोड़ा सा पीछे करो, क्योंकि यूपी का, उत्तर प्रदेश का विशालता इतना बड़ा है कि हर एक क्षेत्र बहुत अलग है। वहीं अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम लल्ला का मंदिर भव्य स्वरूप ग्रहण करता हुआ नजर आ रहा है। मंदिर का निर्माण दिन रात हो रहा है। इसके अलग अलग हिस्सों में छत का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। अभी से दीवार, खंभे और छत की कलाकृतियां लोगों को लुभाने लगी हैं। 25,000 भक्तों के लिए यात्री विश्राम गृह का भी निर्माण प्रारंभ हो चुका है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि मंदिर निर्माण अपने तय समय सीमा पर पूर्ण हो जाएगा। अगले वर्ष मकर संक्रांति के मौके पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जहां कार्यदायी संस्थाएं मनोयोग से मंदिर निर्माण को पूरा करने में लगी हैं। पूरे परिसर को अगर हम ध्यान से देखें तो दीवार, खंभे और छतों की कलाकृतियां इस समय देखने योग्य हैं। इसीलिए ट्रस्ट समय समय पर इसकी छाया, उसका चित्र जारी किया करता है, जिससे देश के सभी श्रद्धालु उसको देख सकें। जहाँ तक निर्माण अवधि की बात है, वो अपनी तय समय सीमा में प्रभु राम का मंदिर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा अपने निर्धारित समय जो जनवरी महीना है उसमें मकर संक्रांति के उपरांत। वहीं अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रज प्रांत के तत्वाधान में अटल साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को अटल सम्मान से विभूषित किया गया। इस अवसर पर मुरादाबाद के साहित्यकार डॉक्टर महेश दिवाकर की पुस्तक लोकधारा 9, डॉक्टर अविनाश चंद्र मिश्रा की गीत हमारे नाम तुम्हारे और निर्भय सक्सेना की पुस्तक कलम बरेली की का विमोचन किया गया। इस मौके पर साहित्यकार और प्रबुद्धजन उपस्थित थे। हमारे वैदिक काल के पूर्वजों और उसके बाद के भी, उनके मन में सारी दुनिया को समृद्ध, ज्ञानवान, प्राणवान बनाने का उद्देश्य था और वह ऐसा करते भी थे। और ऋग्वेद का ऋषि तो यहाँ तक कहता है कि हे परमात्मा, हमारे ऊपर सभी दिशाओं से सद्विचार आए हमारे पास और हम उनका अनुकूलन कर सकें। तो एक ऐसा समाज प्राचीन संस्कृति के कारण आज भी सारी दुनिया उसकी तरफ देखती है। रुहेलखंड की धरती पर माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी को जो सम्मान किया गया, ये बड़े ही गौरव की बात है कि इतना बड़ा चिंतक, इतना बड़ा साहित्यकार हमारे क्षेत्र में आया, बरेली में आया और उन्होंने जो बताया हम लोगों को, जो भी अपने विचार व्यक्त किए, बहुत ही अमूल्य हैं।
अटल साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। ये विगत 2 वर्षों से चल रहा था। ये तीसरा पुरस्कार का समारोह है जो आज आयोजित हुआ है। प्रतिवर्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद की बृहस्पति इकाई द्वारा अटल जी के सम्मान में प्रदान किया जाता है और इस वर्ष के अटल साहित्य सम्मान के लिए हमने प्रदेश के देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर हृदय नारायण दीक्षित जी का चयन किया है। उन्हें इस मतलब जो है सम्मान से विभूषित किया गया है। ये सम्मान अटल जी के नाम पर हम लोग इसलिए देते हैं, प्रारंभ किया है कि अटल जी राजनेता होने के साथ साथ एक बहुत बड़े साहित्यकार भी। वहीं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया। इस मेले की खासियत छात्रों द्वारा छात्रों को सुविधा दिलाना तो है ही, साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा कैंपस में ही नौकरी उपलब्ध कराना है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2 दिवसीय रोजगार मेला चल रहा है। छात्र किस तरह से दूसरे छात्र की मदद कर रहे हैं, ये वॉलंटियर हैं, काशी विद्यापीठ की ही पढ़ने वाली हैं। क्या पढ़ाई करती हो आप और किस तरह से मदद कर रही हो? सर मैं यहाँ MBA कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर और 2nd सेमेस्टर में हूँ और मैं यहाँ वॉलंटियर का काम कर रही हूँ ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक की मदद कर सकूँ यहाँ पे वॉलंटियर का काम करके। किस तरह की मदद? जैसे लोगों को सही डायरेक्शन दे सकूं कि कहाँ पे क्या फैकल्टी, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं उनको पता नहीं रहता है कि किस फैकल्टी में उन्हें जाना है, कहाँ इंटरव्यू देना है, तो इसलिए हम लोग को वॉलंटियर बनाया गया है ताकि हम लोग सबकी हेल्प कर सकें। मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ। किस चीज़ का इंटरव्यू? ब्रिटिशियन दिया है, अभी एयर इंडिया का देने जा रही हूँ। किस सब्जेक्ट से पढ़ाई की आपने? मैंने मनोविज्ञान और साइकोलॉजी, पॉलिटिकल और सोशोलॉजी। ग्रेजुएशन किया आपने? जी, BA। तो आपको किन किन कंपनीज का मिला था जो अभी आप इंटरव्यू देने आए हो? मुझे कंपनीज का मिला नहीं है। हाँ। यहाँ पे रजिस्टर करना है, फ़ोन पे एक लिंक है, उस पर रजिस्टर करके आना है। फिर उसके बाद यहाँ पे 205 रुपये लग रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि कई सारी फैकल्टी हैं जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप ट्राई कर सकते हो। रोजगार मेला पर बच्चों से तो हम बात कर चुके हैं। अब जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अभिभावक हैं, कुलपति जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, जो बच्चों को ये सुविधाएं आप उपलब्ध करा रहे हैं कि कैंपस में ही उनको नौकरी, जिसको रोजगार मिल सके, तो सर इसमें क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं और किस तरह से छात्रों को इन्वॉल्व कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम छात्र केंद्रित है और विद्यार्थियों ने ही इसे अरेंज भी किया है। उन्हीं का मेन रोल है, उन्हीं की अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं, वही सारे काम देख रहे हैं। वॉलंटियर्स का काम बच्चों को कहाँ लेके जाना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें की गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या किया है कि कुछ 16 के करीब ऐसे रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए हैं जिस पे जाके बच्चे रजिस्टर करवा सकते हैं और उसको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले भी किया है कि किस तरह के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हो रहा है। और जो हमारे वॉलंटियर बच्चे हैं वो सारे के सारे उन बच्चों को गाइड करते हैं और उन्हें सही जगह पे पहुंचाते हैं। इस बार आपने देखा भी होगा कि कहीं पे बच्चों की भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, उसका सबसे बड़ा कारण वॉलंटियर ही था। इसी तरह जो बच्चे दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी हमने मेन गेट पे ही, हमारे तीनों गेटों पे हमने जो है व्हील चेयर का प्रबंध किया है, मे आई हेल्प यू काउंटर बनाए हैं ताकि किसी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। जो वॉलंटियर हैं वो अपने ही साथियों का सहयोग कर रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं और अभिभावक के रूप में विश्वविद्यालय प्रशासन तो है ही कि उनके छात्र कितने आसानी से, कितनी सुविधाजनक तरीके से नौकरी पा सकें उसी कैंपस में जहां पे उन्होंने पढ़ाई की। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, वाराणसी। वहीं मेरठ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विनोद शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया है। इस लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते में 1,03,818 वादों को निस्तारित किया गया है। इसके अंतर्गत 12 करोड़ 67 लाख से अधिक अर्थदंड की वसूली की गई है। जहां लोक अदालत के माध्यम से जहां अदालतों पर मुकदमों का भार कम हो रहा है, वहीं समझौते के आधार पर फैसलों का लाभ समाज को भी मिल रहा है। जनसाधारण को सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय देने का है और इसके लिए आप देख रहे हैं हमारे अधिकारी हमारे साथ खड़े हुए हैं। इन सभी लोगों ने इस लोक अदालत को करने से पहले प्री ट्रायल मीटिंग्स की हैं और पार्टीज को समझाया बुझाया है ताकि वो आपसी सुलह समझौते से इस मामले को निपटा लें। तो सिविल के मामलों में पक्षकारों को हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप लोग अपने मामलों का त्वरित निस्तारण करें
इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास ये भी रहता है कि जो छोटे आपराधिक मामले हैं जो शमन योग्य हैं, ऐसे मामलों में हम जो राज्य सरकार की ओर से जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होते हैं उन लोगों से बात करके कोशिश करते हैं कि कम से कम जुर्माना लगाकर उन लोगों को छोड़ दिया जाए और जिससे उन्हें न्यायालय के चक्कर न लगाने। वहीं अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 53,618 मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया, जहां जिला जज बब्बू सारंग ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित एवं अदालती कार्यवाही से पहले आपस में निपटाए जाने वाले वादों का निपटारा किया गया है। इसमें फौजदारी, धन वसूली, मोटर दुर्घटना, श्रमवाद, विद्युत अधिनियम, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद शामिल है। अर्थदंड के रूप में 21 करोड़ 80 लाख रुपए के अधिक की वसूली की गई है। वादी और प्रतिवादी में लोक अदालत के फैसलों से प्रसन्न हैं। इस बार परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से भीड़ आई है कचहरी परिसर के अंतर्गत, तो उम्मीद की जाती है कि 1 लाख वादों का निपटारा जो है वो हो जाएगा और लगभग इस हिसाब से हम 50 करोड़ का हमारा टारगेट है कि वो रिकवर भी होगा। लोन ली थी उसमें हमें 60,000 की छूट मिली। यही सा अदालत लगी रहे और हमारे से फायदा मिले हम लोगों किसानों को। धन्यवाद। मैंने चंडो एसबीआई स्टेट बैंक से लोन लिया था 1 लाख, वो 1 लाख ब्याज 1 लाख रुपए और हो गई 2,90,000 रुपये ब्याज हो चुकी थी। आज मैंने लोक अदालत लगी थी उसमें लोन भरा है, 1,90,000 की छूट मिली है, 1,10,000 मैंने भरा है। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे ही लोक अदालत लगे, हमें फायदा। पानी की समस्या का समाधान केवल सरकार नहीं कर सकती है, इसमें जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसको लेकर ललितपुर में जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जहां मध्य प्रदेश बॉर्डर पर मृतप्राय झील नदी एवं जल प्रपात के जीर्णोद्धार का काम तेजी से चल रहा है। नाराहट की ग्राम पंचायत की प्रधान कल्पना राजा और मनरेगा की महिला श्रमिकों की टीम के प्रयास से इन झरनों में फिर से पानी रिसना शुरू हो गया है। अगर ये मृतप्राय झरने फिर से शुरू हो जाते हैं तो 11 किलोमीटर लंबी नदी में पानी दिखने लगेगा। इन क्षेत्रों में पर्यटकों की भी आवाजाही शुरू होगी, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। वहीं जंगली जीव जंतुओं को भी गर्मी से पानी उपलब्ध होगा। अमझर नदी में मनरेगा महिलाओं को काम मिला है बड़ी संख्या में। बड़ी बात यह है कि सूखी नदी प्राय जीवित हो उठी है। उसमें जो मृत झर थी वो पुनः खुल गई हैं और नदी के पानी से आने से जंगल के जीव जंतुओं को फायदा हो रहा है, पानी मिलेगा और साथ साथ किसानों को भी हजारों एकड़ जमीन सिंचेगी। आरती है, मैं महिला मीट का काम कर रही हूँ गांव में और यहाँ जो नदी समाप्त हो गई थी, सरकार ने ये अमझरा घाटी पे ये नदी का निर्माण शुरू करवाया है और इसमें पानी भी निकला है, जिससे हम सभी महिलाओं को रोजगार भी मिला है। रोजगार है, महिलाओं का रोजगार 230 रुपया है और नदी में पानी निकलने से जीव जंतुओं के लिए फ़ायदा होगा और किसानों के लिए। और हर नदी को हम नया जीवन नया कर रहे और किसानों के लिए और महिलाओं के लिए रोजगार सेवक और जंगली जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था ये भी सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है। जो नदी है हमारी अमझर नदी वो सूख गई थी, यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं था। जब से हम लोगों ने इसमें काम लगाया है, इसको हम लोगों को 9 किलोमीटर बनाना है और हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा मनरेगा का काम बड़ी तेज़ी से सबसे ज़्यादा यहाँ पे महिलाओं को हम काम पे लगाए हुए हैं। मनरेगा द्वारा काम कराया जा रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नदी बिल्कुल सूख गई थी, क्योंकि अब इसमें हम लोगों ने जो खुदाई की है मनरेगा लेबर द्वारा, इसमें अच्छी संख्या में पानी बड़ी मात्रा में पानी निकल आया है और जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को और हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ा फायदा होगा। वहीं 1.25 लाख के इनामी बदमाश को मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इस अपराधी के ऊपर मथुरा समेत राजस्थान में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। ये अंतर्राज्यीय अपराधी बरसाना क्षेत्र में पुलिस को गोली मारकर फरार हो गया था, जहां बदमाश के फायरिंग करने पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें वह घायल हो गया। इस अपराधी पर चोरी, नकबजनी, हत्या के प्रयास, रंगदारी और चौथ वसूली के मामले दर्ज हैं, जहां राजस्थान पुलिस ने भी इस अपराधी पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है।
जैत क्षेत्र में राल तथा नंगला नेता रोड पे थाना जैत पुलिस और रिवॉर्डेड क्रिमिनल के लिए स्पेशल टीम मेरे द्वारा गठित की गई थी। उस टीम की 1 लाख इनामी रोहतास गुजर के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में रोहतास गुजर घायल हुआ है, उसके पैरों में गोली लगी है और उसे अस्पताल भेजा गया है। ये वर्ष 2021 से वांछित चल रहा था। 2021 में इसने थाना बरसाना क्षेत्र में पुलिस टीम पे फायरिंग की थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ था। इसके अलावा इस पे 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे, जिसमें लूट, चोरी, नकबजनी, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर इत्यादि केसेस। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के तृतीय संस्करण का आयोजन 25 मई से 6 जून तक होगा। इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए 4 रूटों पर मशाल रैलियों को रवाना किया गया था। जनपद हापुड़ में कल मशाल रैली को सदर विधायक विजय पाल और जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मशाल रैली में जूडो, कराटे, योगा, स्काउट गाइड, एनसीसी, युवा मंगल दल एवं विद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही मशाल रैली में सदस्यों के स्वागत में सांस्कृतिक गीत भी प्रस्तुत किए गए। आज खेलो इंडिया गेम्स 2023 के तीसरे संस्करण के परिप्रेक्ष्य में मशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अभी आप लोगों ने देखा ही कि करीब 200 लोगों ने प्रतिभाग किया, जिसमें एनसीसी कैडेट भी थे, स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चे भी थे, बेसिक शिक्षा के विद्यालय के बच्चे भी थे, इंटर कॉलेजेस के बच्चे थे, पीआरडी जवान थे और जूडो और कराटे का और योग का प्रदर्शन भी करके दिखाया गया। हापुड़ में आने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो मशाल रैली हमारी लखनऊ से चली है, जिसका उद्देश्य है कि खेलों को में प्रोत्साहन लोगों का बढ़े, लोगों को प्रोत्साहित करे खेलों के लिए, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, क्रीड़ा अधिकारी वो जो इवेंट्स करा रहे हैं, उन्हें हमें सम्मिलित होना है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से, और खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जितना भी प्रयास यहाँ के लोग कर रहे हैं उसमें हमें प्रतिभाग करके उन्हें समर्थन। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पापुआ न्यू गिनी। वहां के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से किया स्वागत और किया प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में कहा, भारत हिंद प्रशांत द्वीप के राष्ट्रों के साथ मजबूती से खड़ा है। नागालैंड के कैबिनेट मंत्री तेमचेन इमना अलोंग ने कहा, बदला है उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोग नागालैंड जाकर वहाँ की प्रकृति और संस्कृति का उठा सकते हैं लुत्फ। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा, तय समय से भगवान श्री राम लल्ला का मंदिर हो जाएगा तैयार, मकर संक्रांति के अवसर पर की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।